नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इंदिरा अशोक। इस पेपर की जो सीरीज चल रही है, आपको जैसा कि मालूम पड़ रहा है कि इस टॉपिक आधारित जो हमारी श्रृंखला हमने टेस्ट सीरीज की चलाई है, उसके प्रथम और द्वितीय दोनों पेपर की सीरीज चल रही है। उसमें पहला पेपर हो चुका है, उसका मैंने टेस्ट सॉल्यूशन आपको दिया था। उसी श्रृंखला में आज दूसरा पेपर है और उसका भी मैं आपके सामने सॉल्यूशन दे रहा हूं। आपको मालूम होगा कि भाटिया आश्रम की ओर से ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है पुलिस सब इंस्पेक्टर के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्रों की। मैंने पिछली बार भी यही बात बताई थी और मैं अभी भी यही बात बता रहा हूं कि प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित टॉपिक आधारित 6 पेपर होंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के 5 पेपर होंगे। कुल पेपर जो होंगे वो 11 होंगे। इसी लेवल पर इसी अनुसार द्वितीय प्रश्न पत्र के भी टॉपिक आधारित 6 पेपर होंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर के 5 पेपर होंगे। यहां पर भी द्वितीय प्रश्न पत्र के 11 पेपर होंगे। अगला पेपर जो तीसरा है, बड़ा पेपर, वो 25 जनवरी 2026 को होगा। अब हम अपने मूल उद्देश्य पर आते हैं। जिस प्रकार से मैंने पहले बड़े पेपर का पेपर सॉल्यूशन दिया था, ऐसा ही मैं प्रथम प्रश्न पत्र जो हिंदी का होता है उसका बड़ा पेपर जो दूसरा आज हुआ है, उसका मैं यहां पर सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। आइए बात करते हैं। ये भाटिया आश्रम की बहुत बड़ी सफलता रही थी। 2021 के पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम की, क्योंकि आश्रम के कुल 34 विद्यार्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ था, जिनकी तस्वीर आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप ये न सोचें कि इनमें से वे लोग भी हैं जो विवादास्पद हैं। इनमें से एक भी विद्यार्थी विवादास्पद नहीं है। यह सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। इसी श्रृंखला में आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि वर्ष 2007 में भाटिया आश्रम के 5 विद्यार्थी, वर्ष 2010 में 6 विद्यार्थी, 2016 में 26 विद्यार्थी। आप देख रहे होंगे अनवरत रूप से हमारा स्कोर बढ़ रहा है। अब आप कल्पना कर लीजिए, 5 से हम कहां पहुंच गए, 34 पर। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 2025 में हम कहां होंगे, कितनी संख्या होगी। तो मैं चाहता हूं कि आपका भी नाम इस लिस्ट में हो। इसी के लिए हम पूरे दमखम के साथ इस टेस्ट सीरीज को चला रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अंतिम रूप से सफल हों। इसी आशा और विश्वास को अपने मन में पूरी तरह से रचा बसा करके आपके साथ हम मेहनत कर रहे हैं। उद्देश्य बस एक ही है कि आपका अंतिम रूप से चयन होना चाहिए। आप हमारा साथ दीजिए। आप अपना तो सिलेक्शन करवाइए ही करवाइए, अपने मित्र का भी करवाइए। अपने मित्र का ही नहीं, अन्य मित्रों का भी करवाइए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को हमारे इस महनीय कार्य से अवगत करवाएं।
हमसे जोड़ें। इस महान यज्ञ में, जो ज्ञान का यज्ञ चल रहा है, इसमें आपकी उपयोगिता कितनी रहती है, ये आपके चयन पर निर्भर करेगा। मित्रों, राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा का यह प्रथम प्रश्न पत्र है और इसका आज दूसरा पेपर हुआ है। पहला पेपर पिछले रविवार को हुआ था और दूसरा पेपर आज रविवार को है। और इसी श्रृंखला में अगला जो पेपर होगा तीसरा, वो 25 जनवरी 2026 को होगा। बात करते हैं राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा का जो दूसरा आज बड़ा पेपर हो रहा है, उसका जो पहला प्रश्न है उसका क्या उत्तर है, आइए बात करते हैं। अनुचित संधिष्ट पद वाला विकल्प है। अनुचित का मतलब गलत। रवि प्लस उदय, अधि प्लस आत्म, मधु प्लस आचार्य, दात्री प्लस उदारता। आप देख रहे होंगे ये पूरी की पूरी जो संधि है, मैं इसलिए संधि कह रहा हूं क्योंकि ये जितने भी उदाहरण हैं, ये सारे के सारे उदाहरण यण संधि के उदाहरण हैं। अब बात आती है कि यहां पर मैं पेन चेंज कर लेता हूं। बिल्कुल से ऊ की मतलब ई की जगह पर क्या हो गया, य, और ऊ लग गया तो रव्युदय हो गया। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि अधि प्लस आत्म का मतलब क्या बनना चाहिए था, अध्यात्म। अध्यात्म, लेकिन बन क्या रहा है, आध्यात्म। आध्यात्म कोई शब्द ही नहीं होता। अध्यात्म में जब एक प्रत्यय लग जाता है तब बनता है आध्यात्मिक। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकंड। मधु प्लस आचार्य बराबर मध्वाचार्य और दात्री प्लस उदारता बराबर दातृदारता। तो प्रथम प्रश्न पत्र का जो सही उत्तर है वह है अधि प्लस आत्म बराबर अध्यात्म, जबकि यहां पर गलत लिखा हुआ है आध्यात्म। दूसरा प्रश्न है अनुचित संधि विच्छेद नहीं है। इसका मतलब 3 विकल्प गलत हैं और चौथा विकल्प सही, एक विकल्प सही है और सारे विकल्प गलत हैं। अब यहां पर एक आप करेक्शन कर लें, ये गलत हो गया है, आप इसको यहां से हटा दें। आप इस प्रश्न को इस तरह से समझें, अनुचित संधि विच्छेद है। अनुचित संधि विच्छेद है क्योंकि विद्युत ध्वज, इसका मतलब है विद्युत प्लस ध्वज, ये भी राइट है। गुरुवादेश, गुरु प्लस आदेश, गुरुवादेश हो गया। मृत्युम प्लस जय बराबर मृत्युंजय हो गया। लेकिन आप देखेंगे ये जो शब्द है, यदि हम इस शब्द को लेते हैं तो यह संधि विच्छेद गलत है, और अगर हम संधि विच्छेद को सही मानते हैं तो यह शब्द गलत है। अब मैं आपको यहां पर इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। यदि इस आधार पर लेते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा पृथ्वी प्लस उपासना। ये होगा, इसमें यण संधि है। एक यण संधि की मैं सबसे अच्छी पहचान बता रहा हूं आपको बेटा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, गलती नहीं होगी, लिख के रख लो, 2200% कंफर्म बता रहा हूं मैं आपको। यण संधि से बनने वाले शब्द का यदि आपको पता लगाना हो कि इसमें इस शब्द में यण संधि है या नहीं है, तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि यण संधि से बनने वाले शब्द के मध्य आपको य, व, र, इन तीनों वर्णों में से कोई एक वर्ण दिखाई देगा। लिख के रख लो आप, य व र में से कोई एक वर्ण दिखाई देगा।
और उससे जुड़ा हुआ या ठीक पहले कोई हलंत व्यंजन होगा। देखो आप यहां देख लीजिए, आप यहां क्या दिखाई दे रहा है, य, और य से हलंत वर्ण क्या दिखाई दे रहा है, व, हलंत वर्ण दिखाई देगा। तो यह यण संधि की सबसे बड़ी पहचान है। तो पृथ्वी प्लस उपासना हो जाएगा। और अगर हम पृथु प्लस उपासना के आधार पर लेते हैं तो इसका उच्चारण होगा पृथुपासना। अगर हम इसको सही मानते हैं संधि विच्छेद को, तो शब्द ये बनना चाहिए। और अगर हम पृथ्वीपासना को मानते हैं तो पृथ्वी प्लस उपासना मानना चाहिए। ये मूल शब्द जो है इसमें बेटा पृथ्वी है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हम तो संधि विच्छेद इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं पृथ्वीपासना के आधार पर, तो पृथ्वी प्लस उपासना होगा। लेकिन पृथु से ही पृथ्वी बनी है, ये प्रथम राजा हैं। इस पृथ्वी शब्द का जो उदय हुआ है वो इस पृथु से ही हुआ है। ये पृथु राजा जो पृथु हैं ये सूर्यवंशी राजा थे और भगवान राम की पीढ़ी में पैदा हुए थे। ये इन्हीं के नाम पर पृथ्वी नाम पड़ा है, इन्होंने पृथ्वी को समतल किया था। तो पृथु का मतलब होता है विशाल, भारी भरकम, गुरुतर, महान। तो महान की उपासना अगर हम इस तरह से करते हैं पृथु प्लस उपासना, तो महान की उपासना क्या हो जाएगी, पृथुपासना। और अगर पृथुपासना करते हैं तो पृथ्वी प्लस उपासना, पृथ्वी की उपासना। ठीक है बेटा, चलिए आइए आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्यंजन संधि के अनुसार बना भिन्न शब्द समूह है। अब ध्यान रखो आप, व्यंजन संधि के 3 रूप मैंने आप देखे हैं और मैं पढ़ाता भी वही हूं। व्यंजन संधि का मतलब होता है कि जिसमें एक तो होता है स्वर प्लस व्यंजन, दूसरा होता है व्यंजन प्लस स्वर, और तीसरा होता है व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन। इट मींस कॉमन फैक्टर जो व्यंजन संधि का है वो ये है कि इसमें वन साइडेड व्यंजन होगा ही होगा। ये वही है लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट एंड फर्स्ट। प्रथम पद के अंत में स्वर होगा और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में व्यंजन होगा। ये नहीं है तो व्यंजन प्लस स्वर होगा या फिर व्यंजन प्लस व्यंजन होगा। लास्ट में भी व्यंजन होगा और फर्स्ट में भी व्यंजन। प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी व्यंजन होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी व्यंजन होगा। आइए बात कर लेते हैं। षड प्लस दर्शन, उद प्लस घाटन, उद प्लस घोष, इन तीनों में ही व्यंजन प्लस व्यंजन का प्रादुर्भाव हो रहा है। इसमें भी आप देखेंगे दिक प्लस गज, सत प्लस विवेक और जगत प्लस गुरु, इसमें भी व्यंजन प्लस व्यंजन का हो रहा है। यहां पर देख लीजिए षट प्लस आकार, सत प्लस आनंद, भवत प्लस ई है। अब आप देख रहे होंगे यहां पर अभी तक क्या चल रहे थे दोनों में, ये दोनों जो विकल्प हैं प्रथम और द्वितीय दोनों ही विकल्पों में आप देख रहे होंगे व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो रहा है। यहां पर देखेंगे तो भगवत प्लस भक्ति, दिक प्लस ब्रह्म, वाक प्लस दान। इट मींस जितने भी ये प्रथम द्वितीय और चौथे ये तीनों के तीनों जो विकल्प के उदाहरण हैं ये सब किससे बने हुए हैं, व्यंजन प्लस व्यंजन से बने हुए हैं। लेकिन ये जो तीसरा विकल्प है ये तीसरा विकल्प बना है किससे, व्यंजन प्लस स्वर के मेल से। इसका मतलब क्या हो गया, ये अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो राइट ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, संधि वर्ण व अभीष्ट पद वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। मैंने प्रथम प्रश्न पत्र के जो पहला पेपर हुआ था उसके मैंने सॉल्यूशन में यह बताया था कि ऐसी स्थिति में या ऐसे लिख लिया करो, जिंदगी में गलती होने की संभावना ही नहीं रहेगी। यहां पर हमने ए बी सी डी लिख लिया। अब आप देखो ए में म प्लस व का मेल किसमें हो रहा है, देखो आप म प्लस व, सम प्लस वाद। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सम प्लस वाद, सम प्लस वाद।
तो ये म आ गया और इधर से व आ गया, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए में 2। ओ प्लस ई, ओ प्लस ई, तो पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, तो यहां पर क्या हो रहा है ओ और यहां पर हो रहा है ई, राइट ऑप्शन 4। अब देखिए री प्लस आ, री प्लस आ, पितृ प्लस आलय, पितृ प्लस आलय, तो री प्लस आ क्या हो गया 1। अगला है उ प्लस ई, उ प्लस ई का मतलब अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ईक्षण, संधि विच्छेद कर लिया हमने। अब हमको तुरंत पता लग गया यहां पर क्या आ रहा है पदांत में उ और प्रथम पद में क्या आ रहा है ई, तो राइट ऑप्शन 3। अब आप देखिए विकल्प 2 4 1 3, 2 4 1 3, राइट ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यंजन संधि नियम के अनुसार बना असंगत संधिष्ट पद युग्म है। व्यंजन संधि नियम के अनुसार बना असंगत, त प्लस ख के योग से उत प्लस खनन, त प्लस भ उद प्लस भव, क प्लस में वांग प्लस म मुख, ओ प्लस अ धावक। अब देखो आप पहले तो इनको तोड़ लेते हैं, पहले इनको तोड़ते हैं, ये होगा उद प्लस खनन। इसको कैसे तोड़ेंगे, उद प्लस खनन। ये नियम है बेटा व्यंजन संधि का कि यदि पदांत द के परे क स प त थ ख फ में से कोई एक वर्ण होगा, क स प त थ ख फ में से क्या आ रहा है ख, तो द के परे आएगा, तो द के स्थान पर हो जाएगा त और शब्द बन जाएगा उत प्लस खनन। तो यहां पर उद प्लस खनन ये संधि विच्छेद हो गया, यहां पर हो गया उत प्लस भव, उत प्लस भव, यहां हो गया वाक प्लस मुख, वाक प्लस मुख। कचटत प में से किसी वर्ण के परे कोई नासिक वर्ण हो तो पदांत कचटत प के स्थान पर आए हुए वर्ण के वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा, है ना। अब आप देखो धावक, धौ प्लस अक। अब आप देख लो यहां पर क्या आ रहा है औ प्लस अ, तो औ ध में क्या लगा हुआ है औ प्लस क हो गया, क प्लस म हो गया, त प्लस भ हो गया। अब यहां पर है त प्लस ख, होना क्या चाहिए था द प्लस ख, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं आया, हमने इस तरह से इसको तोड़ दिया। ये बेटा द, ये उत और उद का बड़ा चक्कर है, ये उत प्लस उत और उद का, इसका चक्कर है ये। आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रख लेना इस द के साथ ये वर्ण याद रखना आप, ये 7 वर्ण बिल्कुल अपने साथ हमेशा याद रखना, क स प त थ ख फ, क स प त थ ख फ, ये 7 वर्ण, 7 वर्णों के साथ में क्या आता है द, और इस द के स्थान पर होता है त, इसलिए शब्द बनते हैं ऐसे, जैसे उद प्लस खनन बराबर उत्खनन, तो द के परे क्या आ रहा है ख, तो द के स्थान पर हो गया त और शब्द बन गया उत्खनन। जैसे उद प्लस कर्ष बराबर उत्कर्ष, ठीक है, उद प्लस सर्ग बराबर उत्सर्ग, उद प्लस पल बराबर उत्पल, उद प्लस तीर्ण बराबर उत्तीर्ण, उद प्लस स्थान बराबर उदस्थान, उत्थान हो गया ना। अब है उत प्लस खनन बराबर उत्खनन, उद प्लस फुल्ल बराबर उत्फुल्ल, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यय निर्मित शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय संबंधी असंगत युग्म है, मतलब मूल शब्द और मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सही सही अलग नहीं है, यह मतलब कुल मिला के बात यह है। पूजा प्लस आरी बराबर पुजारी, रस प्लस इया बराबर रसिया, हत्या प्लस आरा बराबर हत्यारा,
नकलची का मतलब नकली प्लस अची नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नकल प्लस ची। ये फारसी का प्रत्यय है ची, तो नकल प्लस ची बराबर नकलची, राइट ऑप्शन 4। आइए, कर्तृवाचक, कर्तृ का मतलब कर्तावाचक, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण किस विकल्प में नहीं है? गुणवान, सपेरा, कुंभार और पनिहारा। अब आप देखेंगे ये गुणवान का मतलब ये गुणवाचक विशेषण से है, ये गुणवाचक है ये, और ये सारे के सारे क्या हैं? कर्तृवाचक। कर्तृ मतलब कर्ता का बोध करा रहे हैं। सांप का खेल दिखाने वाला सपेरा, कुंभ का कार्य करने वाला कुम्हार, पानी भरने वाला पनिहारा। तो ये सब कर्तृवाचक हैं और ये गुणवाचक है। आइए नेक्स्ट देखो, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट, ये विकल्प सही नहीं है, ये गुणवाचक है, ये गुणवान, धनवान, बलवान। नेक्स्ट देखिए, मूल शब्द व प्रत्यय से बना असंगत शब्द है। मूल शब्द और प्रत्यय से बना, ननद प्लस ओई बराबर नंदोई, ढोल प्लस किया बराबर ढोल किया, स्वर्ण प्लस कार बराबर स्वर्णकार, संख्या प्लस इकी बराबर संख्यकी। तो ढोल प्लस किया नहीं होगा, ढोलक प्लस इया होगा, ढोलक प्लस इया। तब बनेगा ढोल किया। तो राइट ऑप्शन ये है सेकंड। आओ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय के अनुसार बना शब्द समूह नहीं है। बिल्कुल, चतुराई, गरिमा, ताजगी, खटास, सुंदरता, मूर्खता, दारिद्र्य, पशुत्व और रंगत। देखो ये भाववाचक प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, ठीक है? तो ये घनिष्ठ, प्यारा और भावुक, ये क्या हैं? ये गुणवाचक हैं, ये गुणवाचक हैं ये, और ये सारे के सारे क्या हैं? भाववाचक। नेक्स्ट आइए, क्योंकि देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूं ये गुणवाचक प्रत्यय है। त, आई, आव, आवा, आवट, आहट, अत, अंत, ये कृत प्रत्यय में भाववाचक हैं। ऐसे ही आई, ई, इमा, ता, त्व, पन, आपा, आना, आनी, गी, य, आस, ये सारे के सारे भाववाचक प्रत्यय हैं, ये तद्धित प्रत्यय हैं, ठीक है? और ये घनिष्ठ, प्यारा और भावुक ये गुणवाचक हैं। नेक्स्ट, अप्रत्यय से बना शब्द नहीं है, मौन। अब इसमें देखो ये शब्द बना है मन प्लस अ से, ये बना है कुशल, कुशल प्लस अ, ये कुशल प्लस अ से बना है। कुशल प्लस अ, ये बना है वी प्लस वश, और ये बना है गुरु प्लस अ। ये सब गुणवाचक प्रत्यय हैं, गुरु प्लस अ। तो इसका मतलब है ये किससे बना है? ये उपसर्ग से बना शब्द है, ये इसमें प्रत्यय है ही नहीं है, इसमें वी उपसर्ग है, और ये सारे के सारे ये गुणवाचक हैं। तो राइट ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आइए, चलिए साहब पहले हम बात करते हैं, ये हमारे जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नौहर, सीकर, नागौर, सरदार शहर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो सेंटर हैं, इन पर ये हमारी और एग्जाम्स हो रही हैं। इसमें प्री बीएसटीसी 15 जनवरी 2026 को है, एलडीसी ग्रेड सेकंड 27 जनवरी 2026 को, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2026 को, फर्स्ट ग्रेड
कि जो एग्जाम का पेपर है, जो वो ये टेस्ट सीरीज वाला ही मामला चल रहा है। ये फर्स्ट ग्रेड वाला 27 जनवरी 2026 को है। लैब असिस्टेंट जो साइंस वाला है उसकी 3 फरवरी को है, 3 फेब को ये पेपर होगा। सेकंड ग्रेड 5 फेब को होगा, फरवरी को 2026 में। और जो वीडियो है ग्राम विकास अधिकारी 10 फरवरी को होगा। हाई कोर्ट जो एलडीसी का पेपर है, अच्छा हाई कोर्ट 4th ग्रेड बताइए का ये 10 फेब को होगा। तो मित्रों, हमसे आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। हमने एक बीड़ा उठा लिया है कि हम बच्चों को कम फीस में उचित और अच्छे से अच्छा ज्ञान और ज्ञानवर्धक सामग्री देने का प्रयास करेंगे। पैसा कमाना कतई उद्देश्य नहीं है, यह आप निश्चित मान लीजिए। अक्षर से सत्य कह रहा हूं। आइए क्वेश्चन अगले पर। सर्वनाम शब्दों में किन व्याकरण की मतलब व्याकरणिक किन व्याकरणिक कोटियों से विकार आता है, मतलब विकार उत्पन्न होता है? लिंग वचन काल, वचन से तो होता है, ठीक है। चलिए, काल वचन, वचन से होता है, काल से नहीं होता। लिंग काल कारक, लिंग से नहीं होता, काल और कारक मतलब काल से भी नहीं होता, कारक से होता है। इसका मतलब राइट ऑप्शन कारक और वचन। कारक और वचन से कैसे होता है? जैसे अब मैं आपको बता देता हूं, वह से क्या हो गया? वह से हो गया वे, ये वचन वाला हो गया। उन्हें, अब कारक से उसमें, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कारक और वचन इन दोनों से सर्वनामों में परिवर्तन आता है, और से नहीं आता। चलिए, राइट ऑप्शन 4th। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम संबंधी भिन्न प्रयोग वाला विकल्प पहचानिए। मैं अपनी पुस्तक लेने आया हूं, बिल्कुल सही बात है। यहां पर मैं और अपनी ये दो हैं। वे अपने बच्चों को लेकर आए थे, वे और अपने हो गया। मैं खुद किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो यहां 3 हो गए। मैं अपने काम में लगा हुआ हूं। अब देखो यहां पर ये जितने भी है ना, इनमें एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है और एक निजवाचक का हो रहा है। अब ये जो तीसरा विकल्प है ना, इसमें एक तो हो गया पुरुषवाचक का, ठीक है भाई, उत्तम पुरुष सर्वनाम है इसमें पुरुषवाचक। खुद स्वयं ये निजवाचक हो गया, और किसी का ये मतलब अनिश्चयवाचक हो गया। तो इसमें तो 3 का हो रहा है, और शेष में सब में कितने कितने का हो रहा है? 2-2 का। तो भिन्न विकल्प वाला प्रयोग ये है भैया, तीसरा। मैं इसको सही से लगा देता हूं, ये तीसरे में है, इसमें 3 का हो रहा है। आइए अगला देखिए, नेताजी को कौन नहीं जानता? आपने ही तो आजाद हिंद फौज का गठन किया था। वाक्य में सर्वनाम भेद है, सर्वनाम भेद है। तो कौन हो गया प्रश्नवाचक, और आपने का मतलब हो गया उन्होंने, ये उन्होंने हो गया, ये अन्य पुरुष हो गया, ठीक है ना, उन्होंने। तो ये हो गया पुरुषवाचक। तो ये हो गया 1 और 3, राइट ऑप्शन दोनों। चलिए साहब, अगला देखिए, सर्वनाम भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। मैंने आपको फिर वही दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए बी सी और डी, बस ये लिखना मत भूलना, ये याद रखना। आप तो ये ऐसे ऐसे क्रॉस मत करना, इनमें गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, बच्चा अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, वह कभी कभी निराश हो जाता है, जो डरेगा सो मरेगा, यह मेरे चाचा जी का ऑफिस है। पुरुषवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक पुरुषवाचक, बच्चा अपनी जिद पर वह कभी कभी निराश हो जाता है, तो वह। 2, निजवाचक सर्वनाम, बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा तो अपनी। 1, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह मेरे चाचा जी का ऑफिस है, निश्चय हो रहा है। 4, संबंधवाचक सर्वनाम, जो डरेगा सो मरेगा, राइट ऑप्शन 3rd। तो 2 मतलब ये देखो आप 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 राइट ऑप्शन 2। ये हो गया भैया। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए, किस विकल्प में सर्वनाम शब्द अपना का सर्वनाम से इतर प्रयोग हुआ है? अपना आता है किसके लिए? निजवाचक के लिए, स्वयं, अपना, खुद, ये है। उन्होंने हमें अपना ऑफिस दिखाया, बिल्कुल है, अपना ऑफिस दिखाया। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, स्वयं का ध्यान रखना चाहिए। मनोज अपने काम में व्यस्त था, स्वयं के काम में व्यस्त था। उसने मुझे अपना लिया, उसने मुझे अपना लिया। अपना लिया का मतलब अपना बना लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। यहां पर स्वयं के अर्थ में नहीं, अपना लेने का मतलब है मुझे स्वीकार कर लिया। यहां पर ध्यान रहे, ये क्रिया के रूप में यूज हुआ है, सर्वनाम के रूप में यूज नहीं हुआ है। जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों का क्रिया के रूप में प्रयोग होता है तो ऐसे शब्दों को हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों को क्या कहते हैं? हम नाम धातु क्रिया। तो यहां ये नाम धातु क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। ये अपना यहां क्रिया बन गया, अपना लिया मतलब मुझे स्वीकार कर लिया, ये है। तो राइट ऑप्शन 4th। क्वेश्चन 16 है, देखिए। वचन संबंधी भिन्न शब्द समूह है। वचन संबंधी, घी, सत्य, झूठ, ये हमेशा एक वचन ही रहते हैं। प्रेम, आग, दूध, ये हमेशा एक वचन ही रहते हैं। पानी, सोना, ताश, ये हमेशा एक वचन होते हैं। भाग्य, प्राण, होश, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। ठीक है ना? मेरे तो भाग्य फूट गए, मेरे तो भाग्य फूट गए। तो कितने भाग्य हैं? बहुत सारे। ऐसा संभव है क्या? एक ही भाग्य होता है, लेकिन प्रयोग बहुवचन में होता है। होता एक ही है, लेकिन उसका प्रयोग बहुवचन में होता है। कोई ये नहीं कहता मेरा भाग्य फूट गया, मेरे भाग्य फूट गए, मेरी, है ना? अब प्राण, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब प्राण पखेरु तो एक ही है, एक ही तो है प्राण, लेकिन वो प्राण पखेरु, उसके होश उड़ गए। कोई ये नहीं कहता कि उसका होश उड़ गया, उसके होश उड़ गए। तो इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। तो ये भिन्न समूह है। लिखो, समझ गए ना आप? ये घी जल रहे हैं, सत्य बोले जा रहे हैं, झूठें बोली जा रही हैं, ऐसा नहीं होता। प्रेमें लुट रहे हैं, आगें जल रही हैं, दूधें फैल रही हैं, ऐसा नहीं है। पानी बरस रहे हैं, सोने लुट रहे हैं, ताशें खेले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ताश खेला जा रहा है, मतलब ताश खेला जा रहा है। ठीक है? सोना महंगा हो गया है। तो इस तरह से इनका प्रयोग करें। ईकारांत या ईकारांत शब्दों के अंत में क्या जोड़ने से बहुवचन बनेगा? यदि स्त्रीलिंग एक वचन शब्द से स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द बनाना हो तो स्त्रीलिंग एक वचन शब्द के अंतिम वर्ण में लगी ई के स्थान पर बहुवचन में इया या इयों हो जाएगा। ये नियम है, ये इया या इयों हो जाएगा, इया या इयों हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इया। राइट ऑप्शन इया, सेकंड। या नहीं होगा। एक वचन बहुवचन का अनुचित युग्म है, मतलब गलत युग्म है। गुड़िया, गुड़ियां, जाति, जातियां, गुरु, गुरुजनों,
पुस्तक पुस्तकें, तो ये राइट ऑप्शन है थर्ड। गुरु से गुरुजन बनता है, गुरुजन, गुरुजन। ये जन, गण, समूह, अनेक, ये शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं इसी रूप में। इनका बहुवचन रूप गलत माना जाता है, जैसे अनेकों, गणों, ये बहुवचन रूप जो है गलत माना जाता है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से वह शब्द जिसे एकारांत बनाने से उसका बहुवचन नहीं बनेगा, एकारांत करने से। वाह, जैसे आइए, वस्तुएं, वस्तुएं, वस्तुएं बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन गया। वधुएं, वधुएं, भालुएं, भालुएं, लताएं। अब आप चेक करो क्या नहीं बन सकता। वस्तुएं सही है, वधुएं सही है, लताएं सही हैं, भालुएं आज तक नहीं देखा होगा, भालुएं आज तक नहीं देखा होगा। यह है, तो राइट ऑप्शन भालुएं। क्वेश्चन 20 देखिए, निम्नलिखित में से वे विकल्प जो परसर्ग रहित रहने पर, परसर्ग का मतलब कारक, अगर कारक का प्रयोग नहीं करेंगे, कारक का प्रयोग करेंगे तो बदल जाएगा मामला, अगर कारक का प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं बदलेगा। पर एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल, हाथी, शेर, बाघ, कवि, आदमी, पशु, अतिथि, डाकू, उल्लू, बच्चा, लड़का, सेना। निम्नलिखित में से वे विकल्प जो परसर्ग रहित रहने पर एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। एक, दो, अब आप देखो परसर्ग, अब आप यहां पर ऐसे करिए, हाथी जा रहे हैं, हाथी जा रहे हैं, और ये तो है परसर्ग रहित। निम्नलिखित में से वे विकल्प जो परसर्ग रहित रहने पर एक वचन व बहुवचन दोनों रूप समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अब आप देखो, हाथी जा रहे हैं, हाथी कोई परसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, हाथी जा रहे हैं, और हाथी जा रहा है, हाथी जा रहा है। रूप, हाथी के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हाथी हाथी है। लेकिन इसमें जैसे ही हम परसर्ग का प्रयोग करेंगे अंतर आ जाएगा। हाथियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, हाथियों की, ये परसर्ग आ गया, हाथियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। अब जैसे ही हमने इसमें परसर्ग का प्रयोग किया, हाथी शब्द में परिवर्तन हो गया। तो हाथी, शेर, शेर जंगल के राजा होते हैं और शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन जैसे ही परसर्ग का प्रयोग किया, शेरों की संख्या घट रही है, बाघों की संख्या घट रही है, कवियों की मानसिकता बदल रही है, आदमियों की मानसिकता बदल रही है, पशुओं में पाशविकता बढ़ रही है, ठीक है, अतिथियों, डाकुओं, उल्लुओं। लेकिन बच्चा, लड़का और सेना, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो समान कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो राइट ऑप्शन हो गया थर्ड, इनमें परिवर्तन नहीं होता।
किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंध बोधक अव्यय 10 प्रकार के होते हैं ये। आइए, मैं आपके बाद खाना खाऊंगा, वे मुझसे पहले आ गए थे, बच्चा मेरे साथ जिद कर रहा था, वे मेरी ओर देख रहे थे। किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ये तो और तरफ दिशा का बोध करा रहा है। ये संग साथ सहित समेत का प्रयोग हो रहा है। पहले बाद में ये कार वे मुझसे पहले आए थे, मैं आपके बाद खाना खाऊंगा, बच्चा मेरे साथ जिद कर रहा था, वे मेरी ओर देख रहे थे। मैं आपके बाद खाना खाऊंगा, मतलब किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंध बोधक अव्यय मैं आपके बाद, पहले बाद में, पहले बाद में, यह भी काल का बोध करा रहा है। मैं आपके बाद खाना खाऊंगा, वे मुझसे पहले आ गए थे, बच्चा मेरे साथ, वे मेरी ओर देख रहे थे। यह है। नेक्स्ट देखिए, मोहन बच्चों की भांति जोर जोर से रोने लग गया। वाक्य में संबंध बोधक अव्यय भेद है। जोर जोर से, मोहन बच्चों की भांति, भांति तरह, समान, तो काल विषयवाचक, हेतुवाचक, समतावाचक, समान। भांति का मतलब समान। यह है। संबंध बोधक अव्यय भेद व उदाहरण संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। वही ए बी सी डी, ए बी सी और डी। साधनवाचक, राम अपने पिता की तरह लग रहा है, वह मेरी अपेक्षा बहुत दुबला पतला था, वह मेरे वास्ते पुस्तकें लेकर, वास्ते सीढ़ियों के द्वारा छत पर जा सकते हैं, तो साधन हो गया सीढ़ियों के द्वारा, नंबर 4 साधन हो गया। हेतु, कारण, मेरे वास्ते, राम अपने पिता की तरह, वह मेरी अपेक्षा बहुत दुबला पतला है, वे मेरे वास्ते पुस्तकें लाए, तो हेतु हो गया ना, मेरे वास्ते, मेरे लिए, तो राइट ऑप्शन 3। तुलना हो गई साहब, राम अपने पिता की तरह लग रहा है, वह मेरी अपेक्षा बहुत दुबला पतला है। तुलना 2 के बीच में होती है, वह मेरी अपेक्षा बहुत दुबला पतला लग रहा है, तुलना हो गया 2। और समता हो गई, राम अपने पिता की तरह 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, राइट ऑप्शन 2। जो व्यक्ति धारा के विपरीत चलता है उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। विरोध मूलक, किसका सामना करना पड़ता है? विरुद्ध वाचक या विरोध मूलक? विरोध मूलक, विरोध मूलक। तो राइट ऑप्शन 3, राइट ऑप्शन 2। आइए, किस विकल्प में दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? दिशा का, मैं होटल के आसपास ही खड़ा हूं, उन्हें मेरी ओर से प्रणाम कहिएगा, हम नदी के पार पहुंच गए, वह आपके मुकाबले ज्यादा कमजोर है, वह आपके मुकाबले, तो दिशा का बोध नहीं हो रहा है मुकाबले में, वह आपके मुकाबले ज्यादा कमजोर है, नहीं हो रहा है इसमें। हम नदी के पार पहुंच गए मतलब उस तरफ पहुंच गए, उन्हें मेरी ओर से प्रणाम कहना, मेरी तरफ से प्रणाम कहना, मैं होटल के आसपास, दिशा का बोध हो रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द समूह नहीं है। करकट, क्वाथ, गोधूम, गायक, ग्रंथि, गात्र, कलेश, कहानी, कन्नौज, गहन, ग्रीष्म और घर्षण।
तो कलेश कहानी कन्नौज। खटक का शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वाह सब खिड़की, जो खटक से लगे वो खिड़की। कोई शब्द किस शब्द का तत्सम रूप है? कोई, कोई है कश्चित का, संस्कृत में कश्चित होता है। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? वाह, ग्वाला गिरगिट चुल्लू चरण गुर्जर तद्भव हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? कृत्यग्रह ग्रीष्म चबाना, चित्रक चोटी छुरी, चरण गुर्जर गुफा, ग्वाला गिरगिट चुल्लू, यह है चौथा। इसके सारे विकल्प से। 30 चुनौती, चुनौती मीन्स चुनना, रामस चुनौती, वो चुनौती, चुनना, चुनाव नहीं चुनना। निकृष्ट कुत्सित पतित अशुभ अमाप्य मतांध दूषित अग्रलिखित शब्द समूह से बना संगत पर्यायवाची शब्द है। निकृष्ट कुत्सित पतित संगत पर्यायवाची शब्द है। निकृष्ट कुत्सित पतित अशुभ अमाप्य मतांध दूषित अग्रलिखित शब्द समूह से बना संगत पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल, निकृष्ट कुत्सित और पतित, बिल्कुल यही है सर। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, बड़ा निकृष्ट व्यक्ति है, कुत्सित व्यक्ति है, बड़ा पतित व्यक्ति है। मतलब ये व्यक्ति से, ये तो किसी व्यक्ति की सोच के लिए आएंगे, ठीक है। और अशुभ, अमाप्य जिसे मापा ना जा सके, मतांध, ठीक है, ये है ही नहीं, ये नहीं है, तो यही है। विभु अमर उमंग चैतन्य अनष्ट, इन शब्दों के बारे में पर्यायवाची संबंधी असंगत कथन है। मतलब संगत कथन है। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। इस समूह में एक शब्द के दो पर्यायवाची हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये जो है ना विभु, विभु और चैतन्य, ये चैतन्य, ये तो आत्मा के पर्यायवाची हैं। आत्मा, ठीक है। अब आ जाइए अमर, अमर और अनिष्ट, अनष्ट, अनष्ट, जो इसकी मृत्यु न हो, और ये देवता के पर्यायवाची हैं, देवता के। और उमंग, ये उमंग जो है, ये उमंग है आनंद का पर्यायवाची, आनंद का, ठीक है। तो कितने पर्यायवाची हो गए? 3। तो सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सब अलग अलग हैं। इस समूह में एक शब्द के दो पर्यायवाची हैं? बिल्कुल राइट है साहब, एक शब्द के दो पर्यायवाची हैं। देखो आत्मा की और देवता के दो दो पर्यायवाची हैं, बिल्कुल है। यह शब्द समूह 2 से अधिक शब्दों का पर्यायवाची समूह है, बिल्कुल साहब, देवता, आनंद और आत्मा। इस शब्द समूह में दो शब्दों के ही, इस शब्द समूह में 2 शब्दों के ही आत्मा, आनंद के पर्यायवाची है। नहीं, देवता का भी पर्यायवाची है, तो ये तो गलत है। इसका मतलब राइट ऑप्शन 2 और 3 है, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प के शब्द भिन्न पर्यायवाची समूह हैं? किस विकल्प के शब्द भिन्न पर्यायवाची समूह हैं? शून्य, नाक, नभ, ये आकाश के पर्यायवाची हैं। गगन, व्योम, अभ्र, ये भी आकाश के पर्यायवाची हैं। खगोल, फलक और दिव, ये भी आकाश के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये भैया आंख के पर्यायवाची हैं। ये किसके हैं? आंख के। और ये सारे के सारे किसके हैं? आकाश के। तो अलग कौन सा हुआ? 4th। खार, रश्क और हसत। आहा, रश्क आ गया साहब।
ये पर्यायवाची शब्द किसके हैं? आहा, ईर्ष्या के। तभी तो जो सुबह हम खाते हैं ना चाय के साथ, रश्क, इसका नाम पता है क्या क्यों रखा है रश्क? इसलिए रखा है कि जब आप खाओगे तो दूसरे को आपको खाते देख करके ईर्ष्या होगी। है क्या मजे से यार खा रहा है, पैसे वाला है। तो ये नाम तो ऐसा रखा है इन लोगों ने, बड़ा छांट करके लाए कहीं से, रश्क, जबकि है बहुत घटिया भोजन। कभी मत खाना भूल के भी सुबह चाय के साथ, ठीक है, चाहे वो ब्रिटानिया का है और चाहे भले ही वो थैली में पैक किसी की तरह का है। तो रस का मतलब ये सड़ा हुआ भोजन है, लेकिन रस का मतलब ईर्ष्या। हाँ, पर्यायवाची संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। आइए, ए, बी, सी और डी। आम के पर्यायवाची हैं भैया, रसाल, पिक बंधु, मधुदूत। बिल्कुल सही बात है साहब, आम में बौर आते मधुदूत भौरे मडराने लग जाते हैं, तो मधुकाल का दूत है आम। मंजरी आने लग गई आम में, समझ लेना बसंत ऋतु आ गई। तो आम हो गया साहब 3 ए। ईश्वर के पर्यायवाची कौन से हैं? प्रभु, विभु, साहव। ओ वाह, ये हो गए 4। उपाय के क्या हैं? यत्न, ढंग और युति। बिल्कुल 2। ऋषि के हो गए मुनि, यति, साधु 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, राइट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, आहा, ये हमने पिछली बार भी इनको सैल्यूट किया था। ये हमारी भाटिया आश्रम की उपलब्धि हैं सब, ये दोनों यहाँ कोहिनूर हीरा हैं। ये सतपाल दहिया, जिन्होंने संपूर्ण राजस्थान में पटवारी की परीक्षा 2024 में प्रथम रैंक प्राप्त की थी, और ये लवप्रीत जी हैं, इन्होंने संपूर्ण राजस्थान में 6ठी रैंक प्राप्त की थी ग्राम विकास अधिकारी में। आपको पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीते रहो, खुश रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, आरोग्य भव, चिरायु भव। 36 अन उपसर्ग से किस शब्द का विलोमार्थी नहीं बनेगा? उपचार का होगा अपचार, ठीक है। उपार्जित का होगा अनुपार्जित, अनुपार्जित। इसका होगा अनुदार, उदार का अनुदार। इसका होगा अनौदार्य। तो राइट क्या हुआ? फर्स्ट। इसमें नहीं लगेगा, इसमें तो अप लगेगा। उपचार का क्या हो जाएगा? अपचार। उपकार का अपकार। राइट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। अब 37वां देखो, निम्नलिखित में से अनुचित विलोमार्थी युग्म कितने हैं? निम्नलिखित में से अनुचित विलोमार्थी युग्म कितने हैं? अनुचित मतलब गलत। उष्ण का शीत, आतप का अनातप, उद्विग्न का उत्पात, उष्ण का शीत, आतप का अनातप, उद्विग्न का उत्पात। 3 और 4 थर्ड। निष्ठुर, ये उदीची, बिल्कुल ठीक है। निष्ठुर किस शब्द का विलोमार्थी है? निष्ठुर, करुण का, करुण का विलोम निष्ठुर। सही विलोमार्थी युग्म पहचाने। कुमार्ग का सुमार्ग, क्रोध का कृपा, खास का विशेष, इनमें से कोई नहीं। सही विलोमार्थी क्रोध का कृपा नहीं, हाँ, कुमार्ग का सही विलोमार्थी पहचाने, कुमार्ग का सुमार्ग, राइट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, विलोमार्थी संबंधी युग्म सुमेलित कीजिए। कल्पना, विलोमार्थी संबंधी युग्म सुमेलित कीजिए। वही ए बी सी डी, ए बी सी और डी। कल्पना, यथार्थ। कल्पना काल्पनिक होती है, यथार्थ वास्तविकता होती है। तो ए का क्या हो गया? 2। कोमल का परुष 1, खल का सज्जन
4, गुरु का लघु 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 सेकंड। एड़ा पृथ्वी को कहते हैं, ये इला भी कहते हैं पृथ्वी को, इला। ठीक है, तो ईड़ा क्या है? ईड़ा, ईड़ा स्तुति को कहते हैं, राइट ऑप्शन। हाँ, एड़ा पृथ्वी को भी कहते हैं, एड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां भी होती हैं। ठीक है, तो ये नाड़ी तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने पृथ्वी को मान लिया, क्योंकि एड़ा पृथ्वी को भी कहते हैं और नाड़ी को भी कहते हैं। एड़ा पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी होती है ना, तो नाड़ी तो हम दोबारा आ ही नहीं सकता, तो स्तुति होगा। जांघ हृदय अर्थबोधक युग्म शब्द हैं। आरी आरी, इति इति, हेम होम, उरु और उर। उरु माने जंघा और उर माने छाती या हृदय, राइट ऑप्शन 4। आसान और आसन्न, आसन्न माने निकट और आसान का मतलब सरल, बिल्कुल सही है, सही युग्म है, फर्स्ट, बहुत सरल है। रज्जु और रुजु, रुजु माने झुकाव, एक होता है रिजु, एक शब्द होता है रिजु। रिजु का मतलब सीधा सरल, सीधा सरल, सरल, लेकिन ये रजु है तो रजु माने झुकाव। युग्म शब्द व अर्थ संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए, ए बी सी और डी। उद्धत और उद्यत, राइट ऑप्शन 2, ए में 2। उपादान उपधान, सामग्री और तकिया, उपधान तकिया को कहते हैं, थर्ड, बी में थर्ड। ऋत और ऋतु, ऋत माने सत्य और ऋतु वर्षा ऋतु 4। और तरफ और तथा 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 सेकंड। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त। विरक्त जिसको आसक्ति नहीं हो, आशुतोष जो शीघ्र ही प्रकट हो जाए। अनुमोदन का मतलब जिसका हम मन से उसको अपना समर्थन देते हैं, वो अनुमोदन है। तो अनुरक्त जो रंगा हुआ है। अनादृत, आदर से रहित। अनादृत शब्द का प्रयोग, ये आदर और मतलब अनादर और अनादृत दोनों एक ही शब्द है, ये है ना? अनादृत शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए होगा? जिस पर कोई ध्यान न दे, जिसका कोई आधार ना हो, जिसे आदर दिया गया हो, जिसका आदर न किया गया हो, अनादर। वाक्यांश व शब्द संबंधी अनुचित विकल्प है परस्पर एक दूसरे पर आश्रित। ओहो, अनाश्रित नहीं साहब, इसका होगा अन्योन्याश्रित, मतलब एक दूसरे पर आश्रित, ये होगा, लेकिन ये गलत है। जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय, जो किसी अन्य में मिल गया हो अंतर्भुक्त हो गया, जिसकी आकृति का कोई और ना मिले, वो बिल्कुल सही बात है, अप्रतिरूप। आद्योपांत शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए होगा? आद्योपांत, आदि से अंत तक, जो आदि के बाद का हो, जो आदि से लेकर अंत तक हो, बिल्कुल सही है साहब। ये वाक्यांश व शब्द संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। वही ए बी सी डी, ए बी सी और डी। देश के बाहर से वस्तु मंगवाना, आयात 3। वह कवि जो तत्काल कविता बना दे, आंसू कवि 1। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, आलोचक 4। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, आवधिक 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन थर्ड। एक से झटके में ऑप्शन मिलेगा आपको। भूल की अपेक्षा गहरा भाव कहलाता है त्रुटि। भूल का मतलब तो होता है सामान्य, और जो भूल से भी ज्यादा खतरनाक हो वो कहलाता है त्रुटि। भयंकर भूल जिसको हम कहें, भयंकर भूल, भयंकर भूल,
हाँ, आइए साहब, थर्ड देखो, बलिदान शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होगा? बलि हेतु दिया गया दान नहीं, स्वेच्छा से दी गई बलि नहीं, बलि के निमित्त प्राणों का त्याग नहीं, देश व धर्म के लिए प्राण देना यह बलिदान कहलाता है। जानबूझ के मरे वो बलिदान थोड़ी है। मैं आपसे बच्चों की पढ़ाई के संदर्भ में परामर्श करना चाहता हूं। वाक्य में परामर्श शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? परामर्श, गंभीर मंत्रणा, गुप्त रूप से विचार करना, सामान्य सलाह लेना। परामर्श का मतलब सामान्य रूप से सलाह लेना। परामर्श। अनुभव शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? अनुभव, कर्मेंद्रियों से प्राप्त बाह्य ज्ञान अनुभव है। राइट, यही है। अवसान शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होगा? दिवस का अवसान, तो वो तो रोज होता है। हमेशा के लिए समाप्त होना नहीं, शुरू होते ही समाप्त हो जाना नहीं, कुछ समय के लिए समाप्त, यही है राइट ऑप्शन। दिवस का अवसान समीप था, मेघ में आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे, हर कहीं एक अव्यक्त शब्द है व्याप्त, चुप चुप चुप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। जंतु व उनके बच्चों से संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। अब देखो वही है, ए बी सी डी। कुत्ते का बच्चा क्या कहलाता है? पिल्ला, 3। गाय का बछड़ा क्या कहलाता है? बछड़ा, 4, हम बछड़ा ही कहते हैं। तितली की क्या होती है? झल्ली, 1। मुर्गी का क्या होता है? चूजा, 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, राइट ऑप्शन 2। भौतिक राशि व मात्रा इकाई का संबंध वाला विकल्प सुमेलित कीजिए। भैया ये यार, क्षेत्रफल, ए बी सी डी, ये क्षेत्रफल किसका होता है? हेक्टेयर में, क्योंकि क्षेत्रफल होता है खेती का, तो ये तो 2 हो गया। आयतन, आयतन, आयतन का भैया घन मीटर, 4। तापमान सेंटीग्रेड, 1। विद्युत शक्ति किलोवाट, 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, राइट ऑप्शन 3। भाई हम क्षेत्रफल को मापते हैं हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर बराबर 4.5 बीघा, ठीक है ना। आयतन का मतलब घन मीटर, आका उसका इतने स्क्वायर, ठीक है। तापमान सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और विद्युत की शक्ति किलोवाट में होती है। कितने किलोवाट का है? 11 किलोवाट, 15 किलोवाट, 18 किलोवाट, ये तो राइट ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, विद्युत प्रतिरोध की सूचक इकाई है ओम, ये, और विद्युत की इकाई है वोल्ट, और प्रतिरोध की इकाई है ओम। फैराडे इकाई का प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? फैराडे, फैराडे, यह है विद्युत धारिता के लिए फैराडे। नेक्स्ट देखिए, जंतु व उसकी बोली संबंधी असंगत विकल्प है। आहा, ऊंट बलबलाता है, झाग देता है ना वो जीभ को बार बार निकाल करके, ध्यान रख लेना ऐसी स्थिति में कभी भी ऊंट के आसपास नहीं जाना चाहिए, ध्यान रख लेना। हाथी चिंगाड़ता है, घोड़ा हिननाता है, बंदर किटकिटाना नहीं, किटकिटाना है, किटकिटाना, किट कटकटई मर कट बिकट भट भट को कोट कोट धावई, तो किटकिटाना, किट किटाना, यह है, बंदर किटकिटाता है, तो राइट ऑप्शन 4। ओहो, आइए भैया, हमारी ओर से जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसमें एलडीसी ग्रेड सेकंड की संपूर्ण पेपर जो है वो पेपर 1, पहला बड़ा पेपर 4 जनवरी को हो गया। ऐसे ही लैब असिस्टेंट का पहला पेपर 4 जनवरी को हो गया। पूरे शेड्यूल पेपर 10 हैं और एलडीसी के शेड्यूल पेपर 16 हैं। आरएएस प्री 2026 के कुल शेड्यूल पेपर हैं 12। संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर 2 और पहला जो पेपर है वो बड़ा जो 11 जनवरी को हो चुका है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का 12 शेड्यूल पेपर हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम से 10 पेपर लिए जाएंगे। पहला जो बड़ा पेपर है वह 11 जनवरी को हो गया और अब जो दूसरा पेपर आज है, अब तो ठीक है, आज हो गया। एसएससी जीडी कुल शेड्यूल पेपर 10, संपूर्ण पाठ्यक्रम से पेपर लगेंगे 2।
पहला शेड्यूल पेपर, जो पहला बड़ा पेपर है वो 11 जनवरी को हो गया। वनपाल या वन रक्षक 2026 का बड़े जो शेड्यूल पेपर हैं वो 9 हैं, और संपूर्ण पाठ्यक्रम से जो पेपर आएंगे वो 2 होंगे। पहला बड़ा पेपर 18 जनवरी 2026 को, इसका मतलब है आज के दिन। ठीक है भैया। आइए, RAS मेंस 2026 कुल शेड्यूल पेपर 6, संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर 4 सेट होंगे, चारों पेपर्स के। पहला बड़ा पेपर आज हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आइए अगली जानकारी पे। क्वेश्चन संख्या 61, प्राणी वृंद शब्द में अशुद्धि का कारण है भैया। प्राणी वृंद, ये देखो, वृंद, गण, परिषद, मंडल, मंडल, शास्त्र, विज्ञान, इन शब्दों का जब किसी शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है और उसमें अगर उस शब्द के अंत में बड़ी ई लगी हुई है तो उसमें छोटी ई आ जाती है। तो जैसे प्राणी और प्राणी में लगा दिया वृंद, तो क्या बन गया? प्राणी वृंद। प्राणी शास्त्र, वनस्पति में बन जाएगा वनस्पति विज्ञान। प्राणी वृंद, तो कौन सी संबंधी है इसमें? लिंग संबंधी, वचन संबंधी, क्रम भंग संबंधी। शब्द शुद्ध ही नहीं, शुद्ध ही है, तो लिंग संबंधी नहीं है, वचन संबंधी नहीं है, वचन संबंधी। ठीक है ना भाई, वचन ही तो है, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन में क्या है? छोटा। मात्रा संबंधी अशुद्धि के कारण बना अशुद्ध शब्द है, मात्रा के कारण। मात्रा हो गई न्योछावर, क्योंकि शब्द क्या होता है? न्योछावर। न्योछावर, इसमें तो स्वर लोप है, इसमें व्यंजन की अशुद्धि है, तो राइट ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह है। विदुषी, हंसिनी, कामिनी, प्रातःकाल, दरअसल, कालिदास। ओहो, ये है सब उच्छ्वास, हलंत संबंधी अशुद्धि है ये। इन सब में क्या आएगा? इसमें 6 के नीचे हलंत आएगा, इसमें तय के नीचे, और इसमें भी तय के नीचे। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध और शुद्ध शब्द का असंगत युग्म है नूपुर। नुपुर, नूपुर, सही है। ओहो, उल्टा हो गया सब। अहोरात्रि, अहोरात्र, सही है। अनुपम, अनुपम, तो ये है, इसमें उल्टा हो गया। ये होगा अजमाइश और इसका शुद्ध रूप होगा आजमाइश, तो राइट ऑप्शन सेकंड। अवसान शब्द में अशुद्धि का कारण है स्वरलोप, व्यंजन लोप, अनावश्यक स्वर, अनुपयुक्त व्यंजन। बिल्कुल अनुपयुक्त व्यंजन हो गया फोर्थ, क्योंकि क्या होगा? अवसान, अवसान ना कि अवसान, अनुपयुक्त व्यंजन है। उस बड़ी चोरी के संदर्भ में 4 गिरफ्तारी हुई हैं। ओ, गिरफ्तारियां, 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 ये बनेगा, तो ये गलत है। ये तो कौन सी गलती है इसमें? वचन संबंधी, राइट ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य, देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, वह भोजन कर रहा है। मेरी दृष्टि उस चित्र में गड़ गई, नहीं, चित्र पर गड़ गई। पर, मैं की जगह पे क्या आएगा? पर। कारक संबंधी दोष है। अंततः उसका प्राण पखेरु उड़ गया, नहीं, उड़ गए, वचन संबंधी अशुद्धि है। यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देती है, से नहीं होगा, समूल नष्ट कर देती है। यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है। थर्ड, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है? अशुद्ध वाक्य का, मां मेरे मामा के घर गई है, बिल्कुल, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
मैं प्रत्येक रविवार को घर जाता हूं, हमारे वाली गाड़ी नई है। हमारे वाली नहीं, हमारी गाड़ी वाली नहीं, ये नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन 4। आज कक्षा में रमेश, मोहन, सुरेश और दीपक को खड़ा कर दिया गया, इनके बीच में कॉमा आएगा। तो इसमें कौन सी है साहब? अल्प विराम संबंधी अशुद्धि। राइट ऑप्शन फर्स्ट। यदि वाक्य के आरंभ में हां, नहीं, बस जैसे शब्द का प्रयोग हो तो वाक्य में किन दो चिन्हों का प्रयोग होता है? ये हमेशा ध्यान रख लेना। ये सारे के सारे का क्या है? ये निपात हैं। ये क्या है? निपात। और निपात के बाद में हमेशा कॉमा का प्रयोग तो होगा ही होगा, और वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम होगा। तो अल्प विराम और पूर्ण विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। जैसे उदाहरण के लिए, हां, हां, मैं कल अजमेर जाऊंगा, जाऊंगा, पूर्ण विराम। तो ये तो आ गया कॉमा और ये आ गया पूर्ण विराम। तो अल्प विराम और पूर्ण विराम दोनों का प्रयोग होगा। किस चिन्ह को उपविराम नाम से जाना जाता है? अपूर्ण विराम को। ये अपूर्ण विराम ये होता है, आपने ये देखा होगा अमूमन। ये दो उपवाक्यों के बीच संयोजक शब्द का प्रयोग नहीं हो तो किस चिन्ह का प्रयोग होगा? दो उपवाक्यों के बीच संयोजक शब्द का प्रयोग नहीं हो तो किस चिन्ह का प्रयोग होगा? कॉमा का, मतलब अल्प विराम का। रमा तुम आज विद्यालय नहीं गई। रमा तुम आज विद्यालय नहीं गई, इस वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होगा? रमा तुम आज विद्यालय नहीं गई, प्रश्नवाचक का। इसका मतलब है रमा क्या तुम विद्यालय आज विद्यालय नहीं गई? नहीं गई। बेआबरू होना, आहो, अब देखो ये तो हो नहीं सकता, इधर का रहना ना उधर का रहना, वैसे ये भी सही नहीं है ईमानदारी से। तो इसका बेआबरू होने का मतलब है अपमानित या बेइज्जत होना। अपमानित होना, अपमानित, अपमानित होना या बेइज्जत होना, ये होगा। ठीक है, लेकिन इधर का रहना ना उधर का, इसका तो ये होगा ना खुदा ही मिले ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, ना इधर का रहना ना उधर का रहना। तो राइट ऑप्शन सेकंड। दीपक के पिताजी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे उड़ती चिड़िया पहचान लेते थे। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहुत अनुभवी होना। राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं 78। मुहावरे व अर्थ संबंधी अनुचित युग्म कितने हैं? उल्टे पांव लौटना, मतलब असफल होकर के लौटना। इंद्रासन की परी होना, इंद्रासन की परी होने का मतलब हो गया बहुत खूबसूरत होना। ईंट का घर मिट्टी का होना, ये सर्वस्व नष्ट हो जाना नहीं होता, बल्कि ईंट का घर मिट्टी का होना तो पहले तो अच्छा था, अच्छे का बुरा हो जाना। उधार खाए बैठना, प्रतीक्षा में रहना, बिल्कुल ये सही है। बकाया 3 गलत हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन अनुचित हैं। तो अब पहला, दूसरा और तीसरा, इसका जो विकल्प राइट सही विकल्प जो है वो है पहला। तो बात करते हैं अब अगले की। यदि एक ही लाठी से सबको हांका जाता है तो किसी ना किसी व्यक्ति के मन में निराशा अवश्य जागृत होगी। एक लाठी से हांकना, अच्छे बुरे का विचार किए बिना समान व्यवहार करना, यह है एक लाठी से हांकना। फोर्थ,
मोहन और हरीश दोनों एक ही नाव में सवार हैं, तभी तो वे एक दूसरे के मनोभाव समझते हैं। एक नाव में सवार होना, एक नाव में सवार होना, एक समान परिस्थिति में होना, एक समान परिस्थिति में होना। आगे जाए घुटना टूटे, पीछे जाए आंख फूटे। आंख फूटे, आंख, आंख फूटे। तो इसमें वैसे तो यह है दुर्दिन झेलना, लेकिन दुविधा में पड़ना। असली कहानी तो यह है दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ना, पड़ना। इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई, दुविधा में पड़ना। सही उत्तर तो यही है। संभवतः मोहन जानता था कि आज का बनिया ही कल का सेठ होता है, इसलिए तो वह दिन रात अपने कार्य में लगा रहता है। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आज का बनिया ही कल का सेठ होता है। कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का निवारण कर देती है। ऐसी वस्तु जिससे बचना मुश्किल है। परिश्रम करते रहने से आदमी आगे बढ़ता जाता है। अंततः व्यक्ति का परिश्रम ही परिणाम देता है। परिश्रम करते रहने से आदमी आगे बढ़ता जाता है। थर्ड, लोकोक्ति व अर्थ संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। ए, बी, सी, डी। आ बैल मुझे मार, ओहो, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। 2, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। 3, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल वस्तु। 4, आगे नाथ न पीछे पगहा, पूर्णतः स्वतंत्र। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। राइट ऑप्शन सेकंड। आप मियाँ जी मांगते, आप मियाँ जी मांगते, मांगते, मांगते। द्वार खड़े दरवेश। लोकोक्ति का अर्थ है मूल लक्ष्य भूलकर अन्य कार्य करना, किसी कार्य का परिणाम अच्छा ना होना, अच्छाई के साथ बुराई भी चलती है, असमर्थ व्यक्ति दूसरों की सहायता नहीं कर सकता, मूल्य लक्ष्य भटककर अन्य कार्य करना। आप मियाँ जी मांगते, द्वार खड़े दरवेश। असमर्थ व्यक्ति दूसरों की सहायता नहीं कर सकता। 4th, लोकोक्ति व अर्थ संबंधी असंगत विकल्प कितने हैं? इधर ना उधर, यह बला किधर। इधर ना उधर, यह बला किधर। असंगत, निस्वार्थ भाव से काम करना नहीं। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक गुण के साथ अनेक गुणों का समावेश होना नहीं। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी भी, स्वयं के दोषी होने पर भी रौब जमाना, ये सही है। कभी के दिन बड़े, कभी की रात होते हैं। कभी के दिन बड़े, कभी की रात होती, कभी की रात। चलो, कभी के दिन बड़े, कभी की रात, तो मतलब एक सब दिन एक समान नहीं होते, ये भी सही है। लोकोक्ति अर्थ संबंधी असंगत विकल्प हैं पहला और दूसरा, पहला व दूसरा। एनक्लोज का हिंदी अर्थ है साथ लगाना। राइट ऑप्शन फर्स्ट, एनक्लोज। पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी अनुचित युग्म है डिसमिस, खारिज करना, डिसोबे, अवज्ञा करना, डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है निष्पादन करना, निष्पादन, निष्पादन। डिसोसिएट, विनियोजित करना। तो राइट ऑप्शन थर्ड ये है, असंबद्ध होना नहीं है। पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी विकल्प सुमेलित कीजिए। डोमिसाइल,
ये ए बी सी डी, डोमेसाइल का मतलब हो गया अधिवास 3, एनकेस नगदीकरण वस्ट, फॉल्ट दोष 4, गारंटी प्रतिभूति 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये प्रतिभूति है, ये प्रतिभूति, प्रतिभूति 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, राइट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का हिंदी अर्थ क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये शब्द गलत छप गया है, ये आधारिक, ये होगा आधारिक, आधारिक संरचना, आधारिक संरचना मतलब जो बेस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी उचित युग्म कितने हैं? फेडरेशन, परिसंघ बिल्कुल सही है। एक्सीजेंसी नहीं, ये नहीं है, इसका मतलब होता है तात्कालिक, तात्कालिक आवश्यकता, तात्कालिक आवश्यकता। आवश्यकता, तात्कालिक आवश्यकता। ये ग्रेवियंस परिवेदना हो गया बिल्कुल। और ये होर्डिंग, इसका भी, होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, जमाखोरी, तो ये दोनों गलत हैं। जमाखोरी, तो इसमें सेकंड और फोर्थ दो गलत हैं, सेकंड और फोर्थ दो गलत हैं इसमें। उचित युग्म, पारिभाषिक शब्द व हिंदी अर्थ संबंधी उचित युग्म कितने हैं? 2 हैं, एक और तीसरा, पहला और तीसरा फर्स्ट होगा इसमें। 2 गलत हैं और 2 सही हैं, पहला और तीसरा। ये 2 और चौथे तो गलत हैं, मैंने उसका अनुचित समझ लिया। ये हमारी ओर से टेस्ट सीरीज के साथ साथ ऑफलाइन पढ़ाई भी करवाई जाती है। तो हमारे यहां अनवरत रूप से RAS प्री व मेंस, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, CET सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, हाई कोर्ट 4th ग्रेड का और कंप्यूटर अनुदेशक की ये कक्षाएं चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। तो आप तो जुड़े ही जुड़े, अन्य अपने साथियों को भी हमसे जोड़ने का प्रयास करें। इसी उम्मीद के साथ में आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन है, अतिलंघन शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द होगा। अतिलंघन, इन्फ्रिंचमेंट, अतिलंघन, इन्फ्रिंचमेंट। ये मैंने इसका वो लिख दिया है, इसका क्या नाम है, उसका उच्चारण, क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों में उच्चारण का होना बहुत जरूरी है। किथ एंड किन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? निकट संबंधी, आधार आदि, निकट संबंधी, निकट संबंधी। कर लिया सो राम, कर लिया सो काम, कर लिया सो काम, भज लिया सो राम। लोकोक्ति का अर्थ है अपना कार्य स्वयं करें, कार्य पूर्ण होने पर ही आराम करना, अधूरे काम का कुछ भी मतलब नहीं होता,
अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होता है। अपना कार्य स्वयं करें, क्योंकि अपने हाथ जगन्नाथ। आप मरे स्वर्ग दिखाई देता है। निकृष्ट कार्य करना अर्थ वाला मुहावरा है, निकृष्ट कार्य करना। किनारा करना, कुत्ते की दुम होना, कान खाना, कोए उड़ाना। तो कोए उड़ाने का मतलब है निकृष्ट कार्य करना, क्योंकि काक पढ़ाई पिंजरा पढ़ गए चारों वेद, और जब सुदाई कुटुंब की रहे ढेड़ के ढेड़। तो कोए को पिंजरा में बैठा के आप कितना भी कपूर खिलाओ, कागई कहा कपूर चुगाई स्वान न भाई गंग। कोए को कितना भी कपूर चुगा लो और कुत्ते को कितनी बार गंगा जी नहला लाओ, कपूर खाने के बावजूद भी वो क्या खाएगा? हड्डी, कौवा। और कुत्ते को कितना भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दो, नहला धुला करके, फिर भी कहां कीचड़ में लुटी लगाएगा। तो कोए उड़ाना। भ्रमर पुष्पों का पराग चूसता है, वाक्य में किस कारक चिन्ह की अशुद्धि है? भ्रमर पुष्पों का पराग चूसता है, पुष्पों का नहीं, पुष्पों से पराग को चूसता है। भ्रमर पुष्पों से पराग चूसता है, तो कौन सा होगा? अपादान। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द नहीं है? किस विकल्प में अशुद्ध शब्द नहीं है? उहापोह, संग्रह, उर्मी और युवा। ये होता है ऊहापोह। यह होता है ऊर्मी, ऊर्मी माने लहर, और यह होता है उद्योग, उद्योग। तो राइट ऑप्शन संग्रह। निम्न में से तद्भव शब्द समूह पहचाने। तद्भव: नया नेम नाहर, दुर्लभ दंड दशम, दुग्ध दधि दूरबा। नया नेम नाहर, दुर्लभ दंड दशम, दुग्ध दधि दूरबा। पहला। मैं आपके सामने तो बहुत छोटा हूं, वाक्य में संबंध बोधक अव्यय भेद है। मैं आपके सामने तो बहुत छोटा हूं, आपके सामने, आपके सामने बहुत छोटा हूं, समतावाचक। किस विकल्प में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं तो अपनों के कारण ही पीछे रहा हूं, कल तक यहां कोई नहीं रहता था, धीरे धीरे चारों ओर चुप्पी छा गई, अपने बारे में कुछ बताइए। तो धीरे धीरे चुप्पी छा गई, यहां धीरे धीरे क्या है? अव्यय है, सर्वनाम नहीं है। आओ भैया 100, लास्ट एंड फाइनल। परकीय शब्द में प्रत्यय है, पर प्लस कीय। राइट ऑप्शन थर्ड। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको आज इस प्रश्न पत्र का जो आज हुआ है उसका ये सॉल्यूशन मैंने आप प्रस्तुत किया है। कहीं आपको लगे तो आप अपने विचारों से मुझे अवगत करवाएं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके हर प्रश्न का समाधान हो। इसी उम्मीद, अपेक्षा और विश्वास
के साथ हम अनवरत गतिमान हैं अपने लक्ष्य की ओर। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी, बेहतर से बेहतर प्रश्न पत्र की तैयारी करने का अवसर प्रदान करें, और हम इसमें जितने भी सफल होंगे उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।